गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 चल रहा था, 10वां चैप्टर जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट किया था इसमें एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल देख लिया था। एमिनो अम्लों का नामकरण क्या होगा, रूट नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, एमिनो अम्लों के लिए संकेत क्या यूज कर रहे थे, 3 अक्षर का। ठीक है, या कभी कभी 1 अक्षर का संकेत भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे थे पेप्टाइड बंध की इनकी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की इनकी। एमिनो अम्ल 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल क्रिया करके किसका निर्माण कर रहे थे, प्रोटीन का। ठीक है, जब एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो कौन से बंध के द्वारा जुड़ रहे थे, पेप्टाइड बंध के द्वारा। कौन से बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध, CONH बॉन्ड। CONH बंध को क्या कह रहे थे, पेप्टाइड बंध। तो जब अनेक पेप्टाइड बंध बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड होगा। ठीक है, यानी किसका निर्माण हो गया, प्रोटीन का। तो पेप्टाइड में एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक, मान लो 2 एमिनो अम्ल हैं। ठीक है, 2 एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करके किसका निर्माण, कौन से बंध के द्वारा जुड़ रहे हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। अब पेप्टाइड में एक सिरे पर कौन सा समूह मुक्त होगा, कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह। और एक सिरे पर कौन सा समूह मुक्त होगा, एमिनो समूह, NH2 समूह। ठीक है, तो पेप्टाइड में एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह, COOH समूह, और एक सिरे पर एमिनो, NH2 समूह क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, ये दोनों ही सिरों पर, ठीक है, और एमिनो अम्लों से क्या कर सकते हैं, आगे तक क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिरों पर क्या है, क्रियात्मक समूह। एक तरफ मुक्त COOH समूह है और एक तरफ क्या है, मुक्त NH2 समूह, एमिनो समूह। ठीक है, ये दोनों सिरों पर एमिनो अम्लों से क्या कर सकता है, फिर क्रिया कर सकता है दोबारा। ठीक है, और किसका निर्माण कर सकता है, पॉलीपेप्टाइड का। पेप्टाइड था, दोनों सिरों पर एक तरफ तो कौन सा समूह मुक्त है, COOH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, एक तरफ कौन सा समूह मुक्त है, एमिनो समूह। ये मुक्त समूह अन्य एमिनो अम्लों से क्रिया करेंगे और पेप्टाइड बंध बनाएंगे, किसका निर्माण कर लेंगे, पॉलीपेप्टाइड का। यानी किसका निर्माण कर दिया, प्रोटीन का निर्माण कर दिया। ठीक है, पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर, ठीक है, किसी भी पेप्टाइड में कितने एमिनो अम्ल है, कितने पेप्टाइड बंध है, तो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइडों को कितने भागों में बांट देते हैं, 4 श्रेणियों में। कितने भागों में बांट देते हैं, 4 भाग में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से, डाइपेप्टाइड, कौन कौन से भाग हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और एक क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, बहुलक के रूप में। एक क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पेप्टाइड बंध में एमिनो अम्लों की संख्या के अनुसार कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। डाइपेप्टाइड यानी इसमें कितने एमिनो अम्ल संयुक्त होंगे, जुड़े हुए होंगे, 2 एमिनो अम्ल। ठीक है, ऐसा पेप्टाइड बंध जिसमें, या ऐसे पेप्टाइड जिनमें 2 एमिनो अम्ल जुड़े हुए हो तो क्या कहलाएंगे, डाइपेप्टाइड। यदि 3 एमिनो अम्ल जुड़े हुए हो तो ट्राइपेप्टाइड, 4 एमिनो अम्ल जुड़े हुए हैं संयुक्त हो तो टेट्रापेप्टाइड, और यदि 4 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े हुए हैं संयुक्त हैं तो कौन सा हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। क्या नाम दे देंगे, पॉलीपेप्टाइड। यानी 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े हुए हैं तो क्या कहला रहा है, पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। ठीक है, तो कितनी श्रेणी में बांट दिया एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर, 4 श्रेणियों में। डाइपेप्टाइड यानी कितने एमिनो अम्ल संयुक्त हैं, 2 एमिनो अम्ल। ट्राइपेप्टाइड यानी कितने एमिनो अम्ल संयुक्त हैं, 3 एमिनो अम्ल। टेट्रापेप्टाइड यानी कितने एमिनो अम्ल संयुक्त हैं, 4 एमिनो अम्ल। और यदि 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल संयुक्त हैं तो क्या नाम दे देंगे, पॉलीपेप्टाइड। क्या कह दिया, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड के अनुभाग की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड का अनुभाग 10,000 या उससे अधिक, पॉलीपेप्टाइड का अनुभाग 10,000 या अधिक होने पर क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड का अनुभाग 10,000 या अधिक होने पर क्या कहलाएगा, प्रोटीन। यानी पॉलीपेप्टाइड एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन ही है। तो जब पॉलीपेप्टाइड का अनुभाग 10,000 या उससे अधिक होगा तो पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाएगा, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन कहलाता है। अतः प्रोटीन वास्तव में उच्च अनुभार वाले पॉलीपेप्टाइड है जिनका अनुभार क्या है 10,000 या उससे अधिक है।
तो उच्च अनुभार वाले क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, जिनमें 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल, जिनमें 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। ठीक है, आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे, पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो प्रोटीन की परिभाषा क्लियर है। प्रोटीन क्या है, उच्च अनुभार वाले पॉलीपेप्टाइड है, जिनमें 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। ठीक है, और प्रोटीन का अनुभार कितना होता है, 10,000 या 10,000 से अधिक होता है। ठीक है, पेप्टाइड बंध के निर्माण की बात करें, पेप्टाइड बंध का निर्माण किस प्रकार होगा, तो कोई भी 2 एमिनो अम्ल हैं, सामान्य एमिनो अम्लों की बात कर लें, जैसे NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 COOH, ये कोई 2 एमिनो अम्ल हैं। ठीक है, दोनों सामान्य एमिनो अम्ल हैं, या कह सकते हैं सेम अणुसूत्र अलग अलग एमिनो अम्ल भी ले सकते हैं। ठीक है, बात करें COOH समूह तो क्या देगा, OH, और एमिनो समूह क्या दे देगा, H। क्या बाहर निकाल दें यहाँ से, H2, छोटे अणुओं का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, NH2 CH2 CO, कार्बन की एक संयुक्तता लिखते हैं, एक संयुक्तता किसकी लिखते हैं, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बन, तो CONH CH2 COOH। ठीक है, तो ये जो CONH बंध है, ये CONH बंध क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। क्या कहलाएगा, ये पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है, तो 2 एमिनो अम्ल थे, 2 एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करेंगे और किसका विलोपन करेंगे, छोटे अणु का। जैसे मान लो H2O बाहर निकल गया, तो COOH और NH2 दोनों ने किसका अणु बाहर निकाल दिया, H2O का, और दोनों ने आपस में किसका निर्माण कर लिया, सिग्मा बंध का। तो ये जो CONH बंध है, ये CONH बंध क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, 2 एमिनो अम्ल भाग ले रहे हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 एमिनो अम्ल भाग लेते हैं तो टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, 10 या उससे अधिक है तो फिर क्या कहलाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और यदि पॉलीपेप्टाइड का अनुभार 10,000 या उससे अधिक है तो क्या कहलाएगा, वो फिर प्रोटीन। ठीक है, तो COOH और NH2 दोनों ने H2O का विलोपन करके क्या बना लिया, पेप्टाइड बंध। फिर बात की थी पेप्टाइड बंधों में। ठीक है, एक तरफ कौन सा मुक्त समूह है, एमिनो, और एक तरफ कौन सा समूह है, कार्बोक्सिल समूह। ये आगे दूसरे एमिनो अम्लों के साथ और किसका निर्माण कर सकते हैं, पेप्टाइड बंधों का। किसका निर्माण कर सकते हैं, पेप्टाइड बंधों का। तो पेप्टाइड, ठीक है, किसमें चेंज हो जाएंगे, यदि लगातार आगे से आगे एमिनो अम्लों से क्रिया करते रहेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन ही है, बहुलक है किसके, एमिनो अम्लों के। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रोटीन का जैविक महत्व। प्रोटीन के जैविक महत्व की बात करें, फर्स्ट हार्मोन के रूप में। ठीक है, तो एंजाइम की तरह है। ठीक है, एंजाइम किसके रूप में है, प्रोटीन की रूप में। तो एंजाइम की तरह है, एंजाइम क्या है, जैव प्रेरक है। ठीक है, जो हमारे शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो एंजाइम की तरह ही अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लगभग सभी हार्मोन, एंजाइम की तरह ही अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लगभग सभी हार्मोन, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, जैसे अग्नाशय से इंसुलिन, इंसुलिन भी क्या है, प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन में भी कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। इंसुलिन क्या है, हार्मोन, लेकिन किसकी श्रेणी में गिन लेते हैं, प्रोटीन की में। क्यों, क्योंकि इंसुलिन में भी 51 एमिनो अम्ल है, 51 एमिनो अम्ल। ठीक है, ये 51 एमिनो अम्ल कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो इंसुलिन हार्मोन किस में चला गया, प्रोटीन की श्रेणी में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित हो रहा है, ये भी किसकी श्रेणी में आता है, प्रोटीन की। तो एंजाइम की तरह लगभग सभी हार्मोन, ठीक है, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। फिर बात करें एंजाइम, एंजाइम के रूप में
या जैव उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, तो लगभग सभी प्रकार के एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सजीवों में होने वाली, हमारे शरीर के अंदर सजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाओं में, ठीक है, किसका कार्य करते हैं एंजाइम? उत्प्रेरण का। ठीक है, यानी हमारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे? उत्प्रेरित करेंगे। तो एंजाइम किसका कार्य कर रहे हैं? उत्प्रेरक का। यानी एंजाइम को दूसरा नाम क्या दे दिया? जैव उत्प्रेरक। तो लगभग सभी एंजाइम, ठीक है, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, एंजाइम का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। फिर तीसरी बात करें ऑक्सीजन वाहक के रूप में। ठीक है, तो सभी प्राणियों द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन को, श्वसन में कौन सी ऑक्सीजन ले रहे हैं? श्वसन में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। क्या बाहर निकाल रहे हैं? CO2। तो सभी प्राणियों द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन को रुधिर में उपस्थित, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो सभी प्राणियों द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन को रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वाहक का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, फिर बात करें, इसी कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर सांस क्या होती है? फूलने लगती है, सांस बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन किसका वाहक का कार्य करना है? ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन किसके वाहक के रूप में कार्य कर रहा है? ऑक्सीजन के वाहक के रूप में। और हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट शरीर की सुरक्षा। ठीक है, फिर बात करते हैं शरीर की सुरक्षा। तो शरीर में उपस्थित, ठीक है, शरीर की सुरक्षा की बात करते हैं तो शरीर में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन, शरीर की सुरक्षा की बात करें तो शरीर में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनो या इम्यूनो कह सकते हैं, इम्यूनो या इम्यूनोग्लोबिन नामक एंटीबॉडी संपूर्ण रूप से क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, हमारे शरीर में उपस्थित इम्यूनो या इम्यूनोग्लोबिन नामक एंटीबॉडी संपूर्ण रूप से क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, जो सूक्ष्म संक्रमणों से हमारी क्या करती है? सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से हमारी क्या करती है? सुरक्षा करती है। फिर बात करें शरीर की वृद्धि और मरम्मत की। ठीक है, तो शरीर का संपूर्ण बाह्य आवरण, ठीक है, शरीर का जो भी संपूर्ण बाह्य आवरण है वो मांसपेशियां किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तथा ये आकार में लगातार क्या होती है? वृद्धि करती है, लगातार बढ़ती रहती है। फिर बात करें, ये तो किसकी बात कर रहे थे? बाह्य आवरण की मांसपेशियों की, जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है और लगातार क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। फिर बात करें आंतरिक उपापचय क्रियाओं के कारण। आंतरिक उपापचय, अपचय और उपचय दोनों क्रियाएं क्या कहलाती है? उपापचय क्रिया। तो आंतरिक उपापचय क्रियाओं के कारण ऊतक प्रोटीन का क्षय होता रहता है। ठीक है, ऊतक प्रोटीन का क्षय होता रहता है। इनकी मरम्मत किसके द्वारा होती है? एमिनो अम्लों के द्वारा। और एमिनो अम्लों से किसका निर्माण हो रहा है? प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे कोशिकाओं के संरचनात्मक, फिर बात करते हैं कोशिकाओं के संरचनात्मक अवयव या घटक की। ठीक है, तो कई प्रोटीन जैविक पदार्थों की संरचना में क्या है? विशेष है। ठीक है, जैसे बात करें स्तनधारियों के बाल, नाखून आदि की बात करते हैं तो कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? केराटिन। ठीक है, स्तनधारियों के बाल, नाखून आदि में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? केराटिन प्रोटीन। ठीक है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? मायोसिन प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तथा संयोजी ऊतकों में, ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन। तो स्तनधारियों के बाल, नाखून इनकी बात करें तो कौन सा प्रोटीन उपस्थित है? केराटिन, उससे बनी होती है। मांसपेशियां कौन से प्रोटीन से निर्मित है? मायोसिन प्रोटीन से। ठीक है, और संयोजी ऊतकों में, संयोजी ऊतक कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं? कोलेजन नामक प्रोटीन से। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रही थी? प्रोटीन के जैविक महत्व की, या प्रोटीन के कह सकते हैं जैविक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य। ये तो बात की एमिनो अम्ल और प्रोटीन की। फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंजाइम।
एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम प्राकृतिक रूप से, ठीक है, एंजाइम प्राकृतिक सरल या संयुक्त, ठीक है, सरल या संयुक्त क्या है, प्रोटीन। एंजाइम प्राकृतिक रूप से सरल या संयुक्त क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन सरल या संयुक्त यानी केवल प्रोटीन भाग उपस्थित है प्रोटीन में तो सरल प्रोटीन है। प्रोटीन भाग के अलावा यदि अप्रोटीन भाग उपस्थित है तो वो प्रोटीन कौन से होंगे, संयुक्त प्रोटीन। तो एंजाइम प्राकृतिक सरल या संयुक्त प्रोटीन होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं में, पढ़ा था अभी, एंजाइम को क्या नाम दिया था, जैव उत्प्रेरक, यानी हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का। तो एंजाइम जैव रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फिर भी अपवाद स्वरूप कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते। फिर बात करें सर्वप्रथम एंजाइम को किससे प्राप्त किया गया था, खमीर या ईस्ट। सर्वप्रथम एंजाइम को किससे प्राप्त किया गया था, खमीर या ईस्ट से प्राप्त किया गया था, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, एंजाइम। सर्वप्रथम बात करें तो एंजाइम को खमीर या ईस्ट से प्राप्त किया गया था, इसलिए किनको क्या नाम दे दिया, एंजाइम नाम दे दिया। अधिकांश एंजाइम कैसे होते हैं, गोलाकार। अधिकांश प्रोटीन की बात करें तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन भी कैसे होते हैं, गोलिकाकार, ठीक है, या रेसे के रूप में। तो अधिकांश एंजाइम कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ग्लोब्यूलर, ठीक है। अब तक लगभग 3000 एंजाइमों की क्या की जा चुकी है, पहचान की जा चुकी है, ठीक है। इनमें से अधिकांश एंजाइम कैसे हैं, गोलाकार, ग्लोब्यूलर, ठीक है। एंजाइमों के वर्गीकरण की और नामकरण की बात करें, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, 6 वर्गों में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइमों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, 6 वर्गों में, ठीक है। कौन कौन से होंगे, ठीक है। एंजाइम समूह कितने भागों में बांट दिया था, 6 भागों में। पहले की बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, पहला एंजाइम समूह कौन सा है, एंजाइम वर्ग कौन सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। प्रकृति जीव कार्य की बात करें तो जो भी जैविक ऑक्सीकरण अपचयन होगा वो किसके द्वारा होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। सेकंड बात करें एंजाइम वर्ग की तो ट्रांसफरेसेस, ठीक है। प्रकृति की बात करें तो दो पदार्थों के मध्य समूह का विनिमय, जो भी एक्सचेंज होगा, जैसे बात करें Ab + Cd, दो पदार्थ क्रिया करेंगे तो इन दोनों पदार्थों के मध्य समूह का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, विनिमय हो जाएगा। तो Ab और Cd दो समूह थे, पदार्थ है, दोनों में समूह का क्या होगा, विनिमय होगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया, Ac + Bd। फिर बात करें हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, प्रकृति क्या है, जलपघटन की। फिर बात करेंगे लाइसिस, जलपघटन के अतिरिक्त, जलपघटन तो किसके लिए है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम वर्ग की प्रकृति। लाइसिस की बात करेंगे तो जलपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थ से समूह का विलोपन, या कह सकते हैं समूह का हटना। फिर पांचों बात करेंगे आइसोमरेजेस, यानी कौन सी क्रिया, समावेवीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। समावेवी का निर्माण होगा, समावेवीकरण अभिक्रिया, ठीक है। उसके लिए कौन सा एंजाइम वर्ग उत्तरदायी, आइसोमरेजेस, ठीक है। समावेवी यानी आइसोमर, समावेविता यानी आइसोमेरेज। फिर बात करेंगे छठे लास्ट वर्ग की, लाइगेसेस, ठीक है। क्या कार्य कर रहा है, एटीपी के साथ क्या करेगा, प्रकृति युग्मन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय एंजाइम आयोग ने एंजाइम वर्ग को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 6 पार्ट में, ठीक है। 6 एंजाइम वर्ग और इनकी प्रकृति कौन सी होगी, कार्य क्या होगा, ठीक है। बाकी देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।